नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। केदारनाथ धाम में जारी है रेस्क्यू अभियान। अब तक लगभग 7,500 लोगों को किया गया रेस्क्यू। मुख्यमंत्री धामी ने की राहत बचाव कार्य की समीक्षा। पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक में दिए निर्देश। अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में मांगे जा रहे सहयोग प्रस्तावों को जल्द से जल्द किया जाए मंजूर। और पेरिस ओलंपिक में उत्तराखंड के लक्ष्य सेन बने मेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले देश के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी। निशानेबाजी में 3 अंकों से कांस्य पदक से चूक गई मनु भाकर। अब समाचार विस्तार से। केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग के विभिन्न स्थानों पर राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार अब तक करीब 7,500 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। बचाव अभियान में हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और पुलिस विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। प्रशासन के अनुसार काफी लोगों का बारिश के चलते और नेटवर्क न रहने के कारण उनके परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा था। इनमें से रेस्क्यू के बाद काफी लोगों का उनके परिजनों से संपर्क हो गया है और अधिकांश लोग अपने घर सकुशल भी पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन के वरिष्ठ अधिकारी अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों का निरंतर अनुश्रवण करें। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों द्वारा राहत और बचाव कार्यों के लिए जो भी सहायता की मांग की जा रही है उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें सहयोग प्रदान किया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर केदारनाथ यात्रा मार्ग के प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के लिए रेस्टोरेशन के लिए आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सचिव आपदा प्रबंधन, सचिव लोक निर्माण विभाग और ऊर्जा विभाग के उच्च अधिकारी तत्काल जनपद रुद्रप्रयाग का दौरा करते हुए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुख्यमंत्री जिलाधिकारियों से हर पल का स्वयं अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से वर्चुअल वार्ता करते हुए निर्देश दिए कि श्री केदारनाथ पैदल मार्ग पर आवागमन को जल्द सुचारू किए जाने के प्रयास किए जाएं। पैदल यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया जाए और उनको भोजन की समुचित व्यवस्था रखी जाए। श्रद्धालुओं के परिजनों को उनकी कुशलक्षेम की नियमित अपडेट दी जाए। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने जानकारी दी कि श्री केदारनाथ पैदल मार्ग पर जिन स्थानों पर मलबा आया है उन पर कार्य गतिमान है। मौसम अनुकूल होने की स्थिति में इन रास्तों को 1 सप्ताह में ठीक करा लिया जाएगा। सड़क का नुकसान हुआ है और जो यात्री हमारे फंसे हुए थे उन सभी यात्रियों को निकालने का काम चल रहा है। लगभग 7,000 से भी ज्यादा लोगों को कल तक रेस्क्यू किया जा चुका है और जो भी लोग हैं उनको सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकाल रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या नहीं है और रास्तों बनाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। जो भी संपत्तियां हमारी नुकसान हुई हैं वहाँ पर जो भी काफी जो भवन हैं और रास्ते हैं भूस्खलन की चपेट में आए हैं, जो भी जिस कारण से भी जनजीवन अभी पूरी तरह से हमारा प्रभावित हुआ है, इन सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और प्रशासन हर प्रकार से जो है इस काम में लगा हुआ है कि किसी भी श्रद्धालु को आने वाले तीर्थयात्री को कोई परेशानी न हो। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने 4 धाम यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए अपील जारी की है। समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि तीर्थयात्री मौसम के बारे में जानकारी लेने के बाद ही यात्रा करें। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों श्री केदारनाथ धाम में हुई भारी बारिश के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारा जो श्रद्धालु तीर्थयात्री हैं जो 4 धाम यात्रा का कार्यक्रम अपना बना रहे हैं, उनसे लगातार हम पूर्व से भी अनुरोध करते रहे हैं कि वर्तमान में मानसून सीजन है, इसलिए वो जो मौसम का अपडेट है उसको लेकर के ही यात्रा का कार्यक्रम अपना सुनिश्चित करें, क्योंकि बरसात में आप जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की भी घटनाएं होती है,
सड़क बाधित होते हैं। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा जहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, सड़क मार्ग बाधित हो रहा है, वहां पर तत्परता के साथ में वहां पर उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद हमारा श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वो मौसम का अपडेट लेकर के और सड़क मार्गों की स्थिति की जानकारी लेकर के ही अपना कार्यक्रम सुनिश्चित करें। इसके अलावा प्रदेश सरकार के स्तर से या स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा जो एडवाइजरी जारी की जाती है उसके अनुरूप उसका पालन करें, तो ताकि उनको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन का शुभारंभ किया। भारत में इस सम्मेलन का आयोजन 65 वर्ष बाद हो रहा है। 6 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों के शरण, बढ़ती उत्पादन लागत जैसी वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए सतत खेती की जरूरत पर ध्यान देना है। यह सम्मेलन वैश्विक कृषि चुनौतियों के प्रति भारत के दृष्टिकोण को उजागर करेगा और कृषि अनुसंधान नीति में देश की प्रगति दर्शाएगा। सम्मेलन में लगभग 75 देशों के 1000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हैं। सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत की सस्टेनेबल फार्मिंग पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। बड़े पैमाने पर केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। इसके काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। इस साल के बजट में भी बहुत बड़ा फोकस सस्टेनेबल फार्मिंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग पर है। हम अपने किसानों को सपोर्ट करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। भारत का बहुत जोर क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप से जुड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर है। बीते 10 सालों में हमने करीब 1900 नई क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी अपने किसानों को दी है। इसका लाभ भारत के किसानों को भी मिल रहा है। और अब खबर पेरिस ओलंपिक की। भारत के युवा बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के चाओ टिएन चैन को मात देकर अंतिम 4 में जगह बनाई और इतिहास रचा। लक्ष्य ओलंपिक सेमीफाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगले मैच में उनका सामना मौजूदा ओलंपिक चैंपियन डेनमार्क के विक्टर एक्सल सेन से होगा। अगर लक्ष्य विक्टर को हराकर सेमीफाइनल में जीत हासिल कर फाइनल में जगह बना लेते हैं तो वह देश के लिए कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर लेंगे। लक्ष्य सेन अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। उनके पिता DK सेन प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन अकेडमी बेंगलुरु में बैडमिंटन कोच हैं। लक्ष्य सेन भी इसी अकादमी से जुड़े हैं। लक्ष्य सेन के सेमीफाइनल में पहुंचने पर अल्मोड़ा में हर्ष का माहौल है। वहीं पेरिस ओलंपिक के 8वें दिन आज भारतीय निशानेबाज मनु भाकर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मात्र 3 अंक से कांस्य पदक से चूक गई। उन्हें फाइनल मुकाबले में चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। मनु पेरिस ओलंपिक में पहले ही 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच चुकी हैं। वहीं तीरंदाजी में महिला वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में दीपिका कुमारी ने जर्मनी की मिशेल क्रोपेन को 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय खिलाड़ी आज तीरंदाजी, मुक्केबाजी, नौकायान और गोल्फ के मैदान में उतरेंगे। देहरादून में निजी भूमि पर साल और जामुन के पेड़ काटने के मामले में वन विभाग ने कार्रवाई की है। साथ ही एक फॉरेस्ट गार्ड को निलंबित किया है। देहरादून के DFO नीरज शर्मा ने बताया कि मांडूवाला में 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में निजी भूमि पर साल के 14 पेड़ और जामुन के 2 पेड़ काटने की शिकायत मिली थी, जिस पर ये कार्रवाई की गई है। वहाँ पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक निजी भूमि है जिसमें कि कुछ पूर्व में काफ़ी समय पहले कुछ पेड़ जो है कटे और दबाए गए और समतलीकरण हुआ। तो उसके क्रम में वहाँ पे जाके शिकायतकर्ता को साथ लेके और जहाँ जहाँ पर ये था वहाँ कर खुदाई की गई। तो 3 दिनों में खुदाई की गई अलग अलग जगह जो है उसमें जहाँ जहाँ बताया गया। तो कुल मिला के 16 पेड़ जिसमें 14 साल के थे और 2 जामुन के थे वो उसमें पाए गए दबे हुए। तो उसमें जो इसके लिए जिम्मेदार थे जिनकी ज़मीन थी उनके खिलाफ जो है वन अपराध जारी किया गया है और वन विभाग का जो वहाँ पर संबंधित हमारे फॉरेस्ट गार्ड थे उनको तो निलंबित किया गया है और उनके आगे कार्रवाई की जा रही है अनुशासनिक। और बाकी एक जांच दी गई है, सहायक वन संरक्षक हैं जो उनको।
डीएफओ नीरज शर्मा ने बताया कि वन विभाग इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। देहरादून जिले में इको पार्क और स्मृति वन विकसित किए जा रहे हैं। इको टूरिज्म का हमारा थानों में एक इको पार्क के नाम से बना हुआ है, जो कि थानों जो कस्बा है छोटा और जो कि हमारे महत्वपूर्ण एक मार्ग है जो एयरपोर्ट से जोड़ता है देहरादून और मसूरी को, तो उस पर है। तो उसमें एक हमने बनाकर अपनी जो हमारा इको टूरिज्म एक शाखा है हमारे वन विभाग की, तो वहाँ पर एक परियोजना बना के भेजी है जिसमें कि हम थोड़ा और सुविधाएं उसमें पर्यटकों के लिए जो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। और ऋषिकेश में एक स्मृति वन हमारा बना हुआ है जिसमें कि लोग आते हैं दूर दूर से और अपने कोई भी परिजन होते हैं या कोई भी और दूसरे लोग जो उनके प्रिय लोग हैं उनकी स्मृति में पौधे लगाते हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।